अब एक बाप को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब उसकी बेटियों को कोई तकलीफ दे दो। दरोगा जी का हाल भी यही था। गजादर पर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सुनाए जा रहे थे कि जहर खा के मर क्यों नहीं गया। लेकिन दूसरी बात जो दरोगा जी को पता नहीं थी वो गजादर ने खुद बताई कि मैंने आपकी दूसरी बेटी शांता जो है, जिसकी अभी शादी हो रही थी, उसकी शादी में पैसे आपके साले को मैंने ही दिए थे। अब बहुत नीच बात की इसने कि पैसे दिए तो बता क्यों रहा है। लेकिन फिर भी जो इतना सुना रहे थे तो निकल जाता मुंह में से। बोला जो भी मैंने किया उसके लिए पछता रहा हूँ और मौत से कुछ नहीं मिलता है, पछता रहा हूँ ना। ये गजादर जो है यहाँ पे सो गया। अब दरोगा जी ने कहा मेरे लिए कुछ बचा नहीं, मेरी दोनों बेटियाँ प्रॉब्लम में हैं मेरी वजह से। तो इन्होंने क्या किया, मौका देखकर चुपचाप उठे और घाट की तरफ चल दिए सुसाइड करने के लिए। गजादर को तो कोई होश ही नहीं था, वो सो रहा था। ये अंधेरे में धीरे धीरे पानी में उतरे। पानी ठंडा था और धीरे धीरे उतरते चले गए। इनके पैर तो कह रहे थे वापस चलो, लेकिन दिमाग में यही था कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है। जिंदगी भर की इनकी सारी मेमोरीज रिवाइंड हुई इनके दिमाग में। अपनी बेटी की हालत देखकर अफसोस हो रहा था, सुमन की हालत देखकर। वो फिर सर तक पानी में डूबते चले गए। पैर पीछे जाना चाहते थे लेकिन मन ने जाने नहीं दिया। पानी उनकी नाक, मुंह, कान सब में चला गया और आखिर वो पानी में शांत हो गए। पानी में उनको गजाधर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में अंधेरा सा छा गया। वो पानी में शांत हो गए और सुबह होते ही मातम छा गया। दरोगा कृष्णचंद्र ने अपनी बेटियों की हालत की वजह से सुसाइड कर ली। और सुसाइड करने वाले को शुरू से हमारे यहाँ पर कायर माना जाता है। कोई आंसू बहाने तक नहीं आया। पंडित उमानाथ नहा रहे थे कुएं के पास में, जब पता चला, एक न्यूज़ आई इनके पास में कि तुम्हारे जीजा जी ने आत्महत्या कर ली। पंडित उमानाथ को झटका सा लगा। पुलिस केस हो गया। उनको ज़्यादा अफसोस इस बात का हो रहा था कि अब पुलिस केस में भी फंस गए यार। जीते जी तो उन्होंने कुछ किया नहीं, फंसा के चले गए। लोग बातें करने लगे कि आदमी तो अच्छा था। शायद दुख बहुत ज़्यादा था उनको। अब बाप के मर जाने का सबसे ज़्यादा अगर सच्चा दुख था तो वो था शांता को, और किसी को भी नहीं था। मामा मामी तो सोच रहे थे पुलिस केस में फंस गए। अब इस घर में दरोगा जी की बात होना भी बिल्कुल बंद हो गई। मामा मामी नाराज़ ना हो जाएं इसलिए वो अकेली रो लेती थी, लेकिन किसी से बात नहीं करती थी। सारा सारा दिन शांता काम करती रहती थी और जरा सी भी गलती होती थी तो सारे मिलकर इस पर टूटते थे कि तुम्हारे घर ने हमको बर्बाद करके रख दिया। ये बेचारी अकेली आंसू बहाती रहती थी। आखिर एक दिन उमानाथ को इस पर दया आई, दुख हुआ कि हम लोग सिर्फ पेट की 2 रोटियां देते हैं इसको, और उसके बदले में इस बेचारी अनाथ पर इतना जुल्म करते हैं, इतना परेशान करते हैं। खाना ही तो खिलाते हैं ना, खरीद थोड़ी लिया है हमने इसको। ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे अगर ऊपर जाएंगे तो। इसको अच्छे घर में भेजना होगा, उमानाथ ने तय कर लिया और लड़का ढूंढने की तैयारियां शुरू कर दी। केस तो कर ही रखा था वकील साहब की फैमिली पर, लेकिन शांता ने अपने आप को मैरिड मान ही लिया था कि वो शादीशुदा है। सदन से उसकी शादी हो चुकी है। एक दिन मामी के पास जाकर इसने पूछ ही लिया। उसने इतनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया है, एक दिन बर्दाश्त नहीं हुई इसकी तकलीफ़। जाकर के मामी से पूछ लिया कि मामी मैं आप लोगों को इतना तकलीफ़ दे रही हूँ क्या, कि आप मेरे लिए लड़का ढूंढने में ऐसे लगे हुए हो। ये बात सुनकर शांता की मामी का दिल पिघल गया। बोली बेटी हमसे तेरा दुख नहीं देखा जाता, तू कैसे यहाँ पर काम करती रहती है। तो ये बोली मामी एक रास्ता है, मुझे भी गला दबा के मार दो, सारी प्रॉब्लम ही खत्म। तो ये बोली क्या बोल रही है, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है। लेकिन मैंने आपको बताया शांता अभी भी खुद को मैरिड मानती है कि सदन से इसकी शादी हो चुकी है, और ये मानती है कि दूसरी शादी नहीं करेगी जब तक सदन जिंदा है, और उम्मीद है कि एक दिन सदन और उसके घर वाले मुझे लेने ज़रूर आएंगे। आखिर इसने क्या किया, जब इसकी मामा ढूंढ रहे थे इसके लिए लड़का, तो इसने लेटर लिखा वकील साहब को आधी रात में कि मैं बहुत यहाँ पे परेशान हो चुकी हूँ, पिताजी गंगा में डूब के मर गए और मेरी शादी की बात हो रही है। 1 हफ्ते का इंतज़ार करूँगी, आप लोग मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, वरना मैं भी अपने बाबा के पास चली जाऊँगी। वकील साहब को ही शहर में चिंता जब उनको लेटर मिला तो, कि अगर इस लड़की ने सच में कुछ कर लिया तो क्या होगा। विठलदास जी बोले चलो यार, वहाँ जाकर उसको लेके आना पड़ेगा, उन लोगों के घर जाकर बात करते हैं। तो वकील साहब बोले अरे विठलदास जी विदाई की बात कर रही है वो। हाँ तो विदाई करवा के लाएंगे ना, उनको क्या पता कहाँ लेके जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लाकर उसकी बहन सुमन के पास उसको छोड़ देंगे विधवाश्रम में। तो ये तय हो गया इन दोनों के बीच में कि जाते हैं शांता को लेके आते हैं। तो वकील साहब बोले कि बड़े भाई साहब नाराज़ हो गए तो। अरे तुम्हारे बड़े भाई साहब की तो होते हैं तो होने दो, मान जाएंगे, तब की तब देखेंगे। वैसे एक बात तो है, ये विठलदास जी आदमी बड़े चालाक हैं यार, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो गए ये दोनों शांता को लेने के लिए, उसकी विदाई करवाने के लिए। अब सुमन यहाँ पर विधवाश्रम में अच्छी अच्छी रिलीजियस बुक्स पढ़ती, पूजा पाठ करती, दूसरे काम करती, स्किल्स डेवलप करती, विधवाओं के साथ में अच्छा खासा बैठ गया था इसका, जिससे से इसके मन को क्या है शांति मिलती थी।
एक दिन उसने देखा कोई दाढ़ी वाला साधु इसकी तरफ चला आ रहा था। उसने क्या देखा, अब साधु आया, कुछ तो देना पड़ेगा। उंगली में इसकी एक अंगूठी थी, तो इसने सोचा साधु जब आएगा तो उसको दान दूंगी। वो साधु पास आ रहा था, जैसे जैसे करीब आ रहा था तो इसने उसका चेहरा पहचान लिया। वो डर गई और शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा लिया। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि ये तो गजाधर है। गजाधर वहीं पर उसके पैरों पर गिर गया, सुमन के पैरों पर गिरकर रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। सुमन पीछे हट गई क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया कि कैसे इस आदमी ने मुझ पर शक करके मुझे घर से बाहर निकाला था। गुस्सा तो खूब आया कि तूने मेरे बाप की जान ले ली, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और अब साधु बन के दिखाना क्या चाहता है दुनिया को। लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उसने कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब गलती मेरी ही थी, मैं ही खुद को संभाल नहीं सकी। तो ये बोला, सुमन ऐसा मत कहो, सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। तो उसने सब कुछ सुमन को बताया कि कैसे कैसे इसके फादर की डेथ हुई। सुमन को सब पता चला, और अब जाकर के सुमन को अच्छा लगा कि भगवान ने कम से कम इस आदमी को अकल दी। और कहा सुमन ने कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, भगवान तुम्हारे पापा को माफ़ करे। बस इतना सुमन ने कहा, और कहा कि अब मैं भी मरने जा रही हूँ। तो गजाधर ने कहा, मरने से कुछ नहीं होता, मैं कब का मर जाता अगर मरने से कुछ होता तो। मैंने सिचुएशंस को सुधारने की कोशिश की। तुम्हारे माँ बाप की आत्मा भी दुखी होगी अगर तुम ऐसे जान दे देती हो तो। अरे वो नहीं तो इतना सोचो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन है शांता, उसका क्या होगा? उसको तो दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उमानाथ तुम्हारा मामा जो है, उमानाथ, उसमें दया तो है लेकिन लालच उससे ज़्यादा है। वो ज़िंदगी भर तो तुम्हारी बहन को अपने पास रखेगा नहीं, उसके पास भी मरने का ही ऑप्शन रहेगा। क्या तुम ये चाहोगी तुम्हारी बहन जो बेगुनाह है वो भी मर जाए? अरे एक के पीछे एक जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तुम्हारी आत्मा पे बोझ रहेगा। आत्महत्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब गजाधर के इतना समझाने के बाद में सुमन बोली, लेकिन मैं शांता से नज़रें कैसे मिलाऊंगी? वकील साहब उसे आश्रम में लाने के लिए गए, वो कैसे रहेगी यहाँ पर? उससे आंखें कैसे मिलाऊंगी? क्या सोचेगी कि उसकी बहन कैसे कैसे काम करके यहाँ विधवाश्रम में रह रही है? बात तो सही है, कैसे नज़रें मिलाएगी? लेकिन गजाधर बोला, सुमन अब तक तुम खुद के लिए जीती आई हो, अब दूसरों के लिए जियो। ऐसा कह करके गजाधर वहाँ से चला गया। यहाँ शांता वकील साहब का इंतज़ार कर रही थी। उसको लग गया था कि मामा मेरी दूसरी शादी कर देंगे। 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक लेटर का जवाब नहीं आया। वो सोचने लगी कि क्या यही मेरी गलती है कि मैं सुमन की बहन हूँ। और अगले दिन लेटर आ गया कि हम शांता को लेने के लिए आ रहे हैं। तो उमन तो पागल हो गया खुशी के बारे। उसने सोचा कि मेरी बेटी की विदाई होने जा रही है, मेरी भांजे की विदाई होने जा रही है, होंगे 150 आदमी। उसने बजा दिए नगाड़े पूरे गांव में। शांता मामा मामी के गले लग कर रोने लगी, खूब रोने लगी। ओमानाथ भी नाचने लगा, देखो मेरी भांजी को लेने आ रहे हैं, विदाई करवाने आ रहे हैं उसके ससुराल वाले। लेकिन विदाई करवाने के लिए कितने लोग आए? 2 लोग, वकील साहब और विट्ठल दास जी। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ, विदाई तो आखिर हो गई। लड़की को ट्रेन में बैठाकर दोनों ले आए। शांता सोच रही थी कि ससुराल जा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वो अपनी बड़ी बहन के पास जा रही थी। ये दोनों उसकी बड़ी बहन के पास उसे लेके जा रहे थे। ट्रेन में ही विट्ठल दास जी और वकील साहब बात करने लगे कि यार इसको समझाएंगे कैसे। तो विट्ठल दास जी बोले, मुझ पर छोड़ दो, मैं समझा दूंगा। मैंने कहा था ना, ये विट्ठल दास जी से मिलना पड़ेगा क्योंकि लड़कियों से बात करने में बहुत एक्सपर्ट है ये आदमी। यहाँ सदन को भी पता चल गया था कि चाचा जी शांता को आश्रम में ले आए हैं। सुबह होते होते सदन भी विधवाश्रम की तरफ चला। घाट पर पहुंचा कि आज सुमन से जाकर मिलूं, उससे बात करूं कि चल क्या रहा है। तो सुमन भी आ गई घाट पर, लेकिन उसके पीछे पीछे शांता भी आई। शांता जो इस सदन की दुल्हन थी वो भी आई। सदन को देखते ही सुमन ने कहा, हालचाल पूछे उससे, और उसको कहा भैया। सदन को समझाया कि तुम्हारी और शांता की बुरी हालत की जिम्मेदार मैं हूं, और इसको भैया बोलने लगी कि अब तुम मुझे अपनी बहन समझो क्योंकि शांता तुम्हारी पत्नी है और मैं तुम्हारी बड़ी साली, ठीक है ना? सदन तुमसे बहुत बातें करनी है मुझे। सबसे पहले मुझे तुम इतना जवाब दो कि गलती मैंने की और तुमने और तुम्हारे फैमिली वालों ने, तुम्हारे पिताजी ने सजा इसको क्यों दी? सच्चे मन से बताना कि यह गलत था या नहीं। तुमने इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमको दया बिल्कुल नहीं है। सदन चुपचाप बैठा सुन रहा था। उसने शांता को देखा, वो रो रही थी। उसे अपनी फैमिली का डर था, इसलिए उस वक्त ये शादी के वक्त कुछ नहीं बोल सका अपने बाप के सामने। तो सुमन बोली सदन से कि तू पढ़ा लिखा आदमी है, तुझे सही और गलत में फ़र्क पता है। अभी जो तुझे सही लगे वो कर, गलत तो गलत है, चाहे एक आदमी करे चाहे पूरी जात करे। लोगों के डर से तूने लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शांता वहाँ रोए जा रही थी, उसे भी बड़ा दुख हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी करे क्या। तो ये सुमन से बोला कि अब तुम ही बताओ मैं करूँ क्या, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। तो सुमन बोली, पक्का?
ये बोला पक्का। तो समर ने बोला एक काम कर, शांता का हाथ पकड़ और गंगा नदी की कसम खाकर इसको अपनी पत्नी मान। लेकिन ये सदन से नहीं हो सकता था, उससे नहीं हुआ ये। वो सोचने लगा, गहरी सोच में डूब गया कि क्या करूं। उसे ये भी लगने लगा कि झूठी बदनामी की वजह से इतनी अच्छी लड़की को छोड़ दूं। लेकिन उस दिन उसने ये बात नहीं बोली और इन दोनों लड़कियों को भरोसा हो गया, इन दोनों बहनों को, कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, ये वापस लौट गई। लेकिन अगले ही दिन इस लड़के ने ऐसा काम कर दिया कि सबके होश उड़ गए। ये नोवेल ख़त्म होने वाली है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।